बनाया है। जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह के इस वायरस की नेचर है, उस सारी बात पर बहुत मुश्किल लग रहा था कि कहाँ कौन आदमी इसके संपर्क में आया है और संपर्क में आने के बाद जो वो कैदियर बन गया हो। हमने इस बात को लेकर के बहुत डिटेल में डिस्कस किया, सभी अधिकारियों के साथ बैठे हम बैठ करके कि हमने कहा जो पॉजिटिव केस आ रहा है टेस्ट में, जिसको सिम्टम आ गए और उसके बाद टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद उसका जो है उसकी रिपोर्ट आ गई और पॉजिटिव आ गया, वो तो एक कैटेगरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले गांव में हो सकते हैं, शहर में हो सकते हैं, जो जिनको जानना जरूरी है कि भाई इस प्रकार के मामले कहीं गांव और शहर के बीच में और जगह तो नहीं है। इसलिए हमने कहा कि एक एक घर को जो है हमने जो है इसमें इसका सर्वे करना है और सर्वे करने के लिए हमने इस प्रकार से टीम कॉन्स्टिट्यूट की और जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स की टीमें कॉन्स्टिट्यूट की। 16,000 वर्कर हमने इस काम में लगाए और उनको एक एक घर का जिम्मा दिया गया, जाकर के आप जाओ कौन उस घर में ऐसा है कि जिसको सर्दी जुकाम है, कि कौन आदमी ऐसा है कि जो आदमी बाहर से आया है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है, कब आया है, इन सारी चीजों को लेकर के। तो ये इस प्रकार का जो अभियान हमने चलाया पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो लगभग इसमें जो है 10,000 ऐसे मामले भी ध्यान में आए कि जिनको सर्दी जुकाम है, जिनको एडवाइस किया गया आप डॉक्टर को दिखाओ, आप टेस्ट करके आओ, और उसमें से हमने जो है लगभग 17,500 जो है जिनके हमने टेस्ट सैंपल वहां पर लेकर के जो है टेस्ट करवाए, तो उनमें से मैक्सिमम नेगेटिव निकले। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसे में ये भी हुआ कि 2 मामले जो हमीरपुर जिला के आए वो इस प्रकार के मामले थे जो जिनकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, ना कोई इस प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने की वजह ये हुई कि हमने उनके जो सिम्टम्स को देख करके इन टीमों के माध्यम से उन्होंने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर को चेकअप करके आओ। जब डॉक्टर को चेकअप करने के लिए गए तो वहां सैंपल लिया गया और सैंपल में 2 पॉजिटिव पाए गए। तो ये कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज जाहिर तौर पे नहीं थी, जिस तरीके के लॉजिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, और ऑलमोस्ट 70 लाख लोगों का इस टाइप से आपकी स्कैनिंग करना, इस टाइप से उनका प्रिलिमिनरी जांच करना, उसके बाद उनकी टेस्टिंग करना। एक तरीके से ये बात भी कही जाती है कि हिमाचल की शायद पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है और इसके कारण यहां पर इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन आपका क्या कहना है, जैसा कि ये कहा जा रहा है, जैसे पीएम मोदी ने खुद कहा कि एक ऐसा एक मॉडल है जिसको और जगहों पे भी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि इस मॉडल को और जगहों पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है जिस तरीके के लॉजिस्टिक्स चैलेंज आपने देखे? निश्चित रूप से थोड़ा कठिन, बड़े राज्यों के लिए थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये किया जा सकता है। बिल्कुल जयराम जी, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि जैसे आपने आईएलआई किया जिसमें था इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जहां पर भी थी, जहां पर खांसी जुकाम था, उनकी बिल्कुल कंपलसरी और मैंडेटरी टेस्टिंग की गई जिसके जरिए आपको काफी लोगों का पता भी लगा। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा, जो भी एक कोरोना का एक पर्टिकुलर एक फॉर्म है जिसमें कोई सिम्टम नहीं आता, तो उनको हैंडल करने के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किस तरीके से उनको भी हम एड्रेस करें? कि हो सकता है कि ऐसे साइलेंट कैरियर्स भी हों अक्रॉस द पॉपुलेशन जिनमें आईएलआई नहीं आ रहा, लेकिन उनकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाए? क्या वो भी आपकी फेजेस में आप उसको भी करेंगे? एक तो लगता है मुझे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस प्रकार जो एसिम्प्टोमेटिक जितने भी इस प्रकार के पेशेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश में भी, अगर टोटल 40 में से अगर हम देखें तो लगभग 95% लोग ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक था लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है इस कैंपेन के माध्यम से जो हमने जो है ये एसीएफ का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, इसमें एक चीज को लेकर के जो ट्रैवल हिस्ट्री है जो रिवील नहीं की कई लोगों ने, जो घर में जाकर के आप जब पहुंचेंगे तो उनको पूछेंगे कि आप कब आए हैं, बाहर से कब आए हैं, तो वो हिस्ट्री भी रिकॉर्ड होती है और उसमें बहुत सारे लोगों को हम ये कह सकते हैं सिम्टम बाद की बात है, लेकिन आप उस शहर से आए हैं और आप उस शहर में जो है वहां कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले हैं, तो इसलिए आपको टेस्ट करवाना होगा। तो ऐसे किया जा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी रहेगा ये। बिल्कुल जयराम जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब की 3 तारीख आने वाली है, क्या लॉकडाउन खुलेगा? हिमाचल इसके फेवर में है कि नहीं? आपने कहा है कि अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की आदत है वो लोगों के जहन में अभी तक ठीक तरीके से उतरी नहीं है, तो उसके चलते लॉकडाउन को और कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है? अब आप हिमाचल के अगर एग्जाम्पल को आप देखें, 40 केसेस आपके पास आए,
30 वापस जा चुके हैं, 10 अंडर ट्रीटमेंट है इस वक्त। इनफैक्ट आपका जो सक्सेस रेट रहा है वो काफी ज्यादा रहा है, एक डेथ हुई है वहां पर। और साथ में आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पिछले 6 दिन में कोई केस नहीं आया, अगर यही चलता रहा तो हो सकता है कि 3 तारीख तक शायद हिमाचल में एक भी कोरोना का केस ना रहे। और अगर हिमाचल में एक भी कोरोना का केस 3 तारीख को नहीं होगा तो आप कैसे देखते हैं कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए, या कौन सी मॉडिफिकेशंस उसमें की जा सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पे बिजनेस को भी कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर आज की तारीख में है, लेकिन उसके बावजूद भी सावधान तो हमको रहना ही पड़ेगा। जहां तक रहती है 3 तारीख के बाद की बात, हमने इस बात को लेकर के अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी, सभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात को जरूर कहा है कि लॉकडाउन अभी जो है स्थिति में नहीं, हमारा देश की लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए, लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए, ऐसा सब लोगों ने कहा है। और ऐसी सूरत में हमने भी इस बात का समर्थन किया है, लेकिन हमने इस बात को लेकर के जरूर निवेदन जरूर किया है कि इसमें एक चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए कि बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल बहुत बेहतर परिस्थिति में है। हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, उनको बिजनेस एक्टिविटीज जो है उनको हमको शुरू करने की इजाजत होनी चाहिए। और हम इस बात की गारंटी देंगे कि भाई जो बॉर्डर का एरिया है उसको हम सील करेंगे और उसके बाद आना जाना बाहर से बंद, लेकिन विद इन स्टेट हम कुछ गतिविधि चलाना, क्योंकि आर्थिक गतिविधि चलाए बिना भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, समाज को भी और प्रदेश को भी और देश को भी। और एक बात मैं कह रहा हूं इस बात को कि ये मान करके चलिए, कोरोना बहुत जल्दी समाप्त नहीं होने वाला और लंबे समय तक चलेगा। ऐसे में कोरोना के साथ जिंदगी जीने का स्वभाव, जिंदगी जीने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। ये कटु सत्य है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा। ये आपकी बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है कि यह मान के चलें कि कोरोना जल्दी नहीं खत्म होने वाला, ये किसी ना किसी फॉर्म में यहां पर रहेगा और हमारे को किसी ना किसी तरीके से इसको एक न्यू नॉर्मल समझते हुए इसके साथ साथ हमारे को अडेप्ट करना पड़ेगा। हिमाचल में आपने एक काम जरूर किया है कि जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, जो फार्मेसी इंडस्ट्री थी, वो ऑलमोस्ट 80% जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपनी उन्होंने एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, जिससे जो क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन साथ ही जहां पर राजस्व का नुकसान है, जहां पर एट द एंड ऑफ द डे सरकार को भी पैसा चाहिए, इनकमिंग पैसा चाहिए, और जैसा हमारे को कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बता रहे थे पंजाब में कि ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ पर मंथ का लॉस उनको हो रहा है। सेम चीज खट्टर जी ने भी बताई कि हरियाणा में लगभग 1600 से 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया है और ये शायद आगे बढ़ेगा और भी। तो हिमाचल किस तरीके की फाइनेंशियल काइंड ऑफ क्राइसिस को इस वक्त फेस कर रहा है और किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे? स्वाभाविक रूप से ये परिस्थिति जो पूरे देश की है, प्रदेश की है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, सभी जगह बहुत कठिन संकट के दौर में से गुजरना पड़ रहा है। हमारे भी टोटल बहुत यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी जो रेवेन्यू की जो रिसीट थी, एक महीने की लगभग एवरेज जो हमारा जहाँ 400 और 450 करोड़ आता है, हिमाचल छोटा प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद भी 40 करोड़ तक सीमित हो गया। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज सारी बंद पड़ी है, हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सारी बंद पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा नुकसान हमको सबको इसको झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये सच्चाई है कि हमारे सामने बड़ा लक्ष्य है, आदमी का जीवन को बचाना पहला लक्ष्य है। और ऐसी सूरत में ये कठिनाई के दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी जो होंगी जो जिनको बाद में हम थोड़ा देख लेंगे, लेकिन उसके बावजूद नुकसान तो बहुत बड़ा है। जयराम जी, 3 चीजों के बारे में आपसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले टूरिज्म, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। टूरिज्म हिमाचल के लिए मेन स्टे रहा है, उसकी इकोनॉमी का जिसको कहते हैं फाउंडेशन रहा है टूरिज्म। अब टूरिज्म जो है वो सबसे ज्यादा इस कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो है उसके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है आप 2 महीने बाद भी देखेंगे, आप 4 महीने बाद भी देखेंगे, 6 महीने बाद भी देखेंगे, और फिर यह भी रहेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अपने आप को होल्ड कर सकती हैं इस दौरान, ताकि वो आगे चलकर अपनी वापस इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें। तो किसी तरीके से आप कोई स्ट्रैटेजी इसके लिए प्लान कर रहे हैं कि कैसे हिमाचल के टूरिज्म को बचाया जा सके, होल्ड किया जा सके, ताकि जब सिचुएशन इंप्रूव होए वो वापस पूरी अपनी ताकत के साथ किसी तरीके से वापस इमर्ज करे? तो इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आप तैयार कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम प्लान कर रहे हैं। अब जैसे अभी एग्जिट प्लान हमारा इसका चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है लॉकडाउन के। उसके साथ साथ में हमने रिहैबिलिटेट कैसे करना है, अपने आप को दोबारा उस पटरी पर जिंदगी को कैसे लाना है, जैसे हम पहले जीवन व्यतीत करते थे, जैसे हम पहले काम करते थे, उन सारी चीजों पर चला है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल के लिए, रोजगार
दिलाने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान टूरिज्म का है, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आय का भी एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए, सरकार के लिए भी। बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस इंडस्ट्री के बंद होने के बाद जो है हजारों की तादाद में हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, बहुत बड़ी कठिनाई उनके सामने है। और उसके साथ होटलियर जो जितने भी है वो सब के सब जो है वो बंद, सारे होटल बंद पड़े हैं, इसलिए उनकी भी परेशानी है। हम कोशिश करेंगे अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई, जल्दी हुई, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बारे में लोगों का मत इतना तो जरूर है कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां जो है कोरोना वायरस जो है वो ज्यादा नहीं है। लोग आना चाहेंगे, लोग बड़ी संख्या में आना चाहेंगे, लेकिन हमको बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। टूरिस्ट जो आना चाहते हैं उनका हम स्वागत भी करें और उसके साथ साथ में हिमाचल को कोरोना फ्री भी रखें। ये दो बहुत कठिन चुनौतियां हैं, इसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें हम कामयाब होंगे। अभी पीछे आपने जो हिमाचली बाहर थे हिमाचल से, उनके लिए आपने उनको वापस आने के लिए आपने उनको छूट दी कि वो वापस हिमाचल आ सकते हैं। तो जब वो आए, उन्होंने आके बिल्कुल जो आपके चेक पोस्ट है वहां पर काफी लंबी लंबी उनकी लाइनें लग गई, वहां पर भी आपने उनको हिदायतें दी कि वापस वो अपनी गाड़ियों में बैठे, उनके सारी चेकिंग होगी, उसके बाद ही उनको हिमाचल में एंटर करने दिया जाएगा। 25 से 26 हजार लोग पिछले 3 दिनों में हिमाचल को एंटर कर चुके हैं। तो इस वक्त भी आप क्या देख रहे हैं कि कितने लोग इस वक्त हिमाचल से बाहर हैं, उनका आना कंटिन्यूस रहेगा या आपने इस विंडो के बाद वापस एक रोक लगाएंगे ताकि जो इस दौरान आ गए वो आ गए और इसके बाद फिर नहीं आ सकते, या जो भी आना चाहे वो भी आ सकते हैं, कंटिन्यूअसली आ सकते हैं वापस हिमाचल प्रदेश? अभी तक भी हम देख रहे हैं जो लोग आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनकी संख्या 2 लाख से ऊपर है और वो आना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया और उनका आर्थिक संकट भी बढ़ता गया, कंपनियों से निकाल दिया गया, कंपनियों ने तनख्वाह नहीं दी, जो उनके पास साधन थी, सुविधा थी, वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है। ऐसे में बहुत परेशानी में, हालांकि हमने अंत तक कोशिश की, उनको कहा हमने कि आप जहां हैं वहीं बने रहें, लेकिन बहुत डिस्ट्रेस्ड कॉल्स उनकी आने लगी। ऐसे में हमें लगा कि ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम हिमाचल के हर आदमी की जिंदगी को महफूज रखें और उसकी जिंदगी की रक्षा करें, कोई ऐसी घटना ना घटित हो। ऐसे में फिर हमने उनको लाने की व्यवस्था की और व्यवस्था करने के लिए हमने विशेष तौर से हमने कोई नियम कानून नहीं तोड़े। कोरोना के इस दौर में जाहिर तौर पे आपको हर तरीके से सपोर्ट चाहिए। ऑपोजिशन का सपोर्ट कैसा रहा है आपके पास हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि पीछे हमने देखा कि आपने काफी कड़े तेवर दिखाकर आपने ये भी कहा कि भी ऑपोजिशन को इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हर टाइप से क्रिटिसिज्म किया जाए कि भी लोग किस तरीके से वापस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कैसा सपोर्ट आपको ऑपोजिशन का रहा है? ऑपोजिशन में देखिए, मैं कह रहा हूं कि सभी लोगों का एक अच्छा एक मॉरल सपोर्ट रहा है, लेकिन एक आधे को छोड़ करके जिनको मालूम नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी है, क्यों सारी चीजों को लेकर के राजनीति 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 यही हर वक्त करनी है, वो उचित नहीं है। उस बारे में मेरा सिर्फ इतना ही उनसे आग्रह है कि भाई अभी तो सब्र करो, देश किस दौर में से गुजर रहा है, प्रदेश किस दौर में से गुजर रहा है। आज से पहले कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ऐसे दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से हम सब लोग आज के इसमें गुजर रहे हैं। और संयम रखें, सब्र रखें। हम एक एक आदमी की चिंता कर रहे हैं और वो सारी चीजों को लेकर के राजनीतिक दृष्टि से ही स्टेटमेंट देते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि ठीक है, सलाह देना ठीक है, बात कहना ठीक है, लेकिन उसके बावजूद माहौल को उनको प्रवोक करना, उन सारी चीजों को लेकर के, वो उचित नहीं है। हिमाचल बहुत बेहतर कर रहा है, जिसका जिक्र आज दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हमने सख्ती नहीं की होती तो आज हमारी स्थिति दूसरे प्रदेशों की तरह होती है, पंजाब हरियाणा से ज्यादा हमारी स्थिति खराब हो जाती। और कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, और इस बात को उनको समझना चाहिए। वो कहे जा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं, इसमें अंतर है। पिछले कुछ सालों में जयराम जी, हिमाचल एक एजुकेशन हब के तौर पे भी उभर कर बाहर आया है। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, काफी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं। एजुकेशन को लेकर क्या आप रोड मैप आगे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स कब वापस अपनी क्लासेस में आ पाएंगे? ये बात बिल्कुल हम समझते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैसे देख रहे हैं इसको कि कब स्टूडेंट्स वापस आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लें? किस तरीके से आप पूरे इस एजुकेशन सेक्टर को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जब हमने कर्फ्यू लागू किया तो उस वक्त सबसे पहले हमने स्कूल कॉलेज ही बंद किए थे,
और आज स्कूल कॉलेज बंद किए हुए वक्त जो है 2 महीने से ज्यादा का हो गया। ऐसे में पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चों का कैरियर का विषय है, कैरियर स्टेज पर जो बच्चे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा कठिनाई है। लेकिन हमने अब शुरुआत कर दी है। हमने हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन में 10 बजे से 1 बजे तक जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए स्लॉट तय किए हैं और उसमें वो बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और उसके बाद जो हमारी जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके स्मार्टफोन के माध्यम से हमने शुरू किया। हम मानते हैं कि भाई सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसका उपयोग हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूलों में तो अधिकांश जगह ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने शुरू कर दी है। वो काफी दिनों से उनकी पढ़ाई ठीक तरह से चलती है। मेडिकल कॉलेज वालों ने भी अब पढ़ाई शुरू करवा दी है। तो ऐसे में हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ये जो फीस की कंट्रोवर्सी है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो फीस की कंट्रोवर्सी है कि स्कूल्स कह रहे हैं कि हमारे को फीस दी जानी चाहिए, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम इस वक्त फीस नहीं देना चाहते, हम बाद में देंगे। स्कूल्स कह रहे हैं कि हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, हमारे टीचर्स तो हैं जिनको हमने तनख्वाह देनी है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे तो हम फीस नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे आप पर्सनली कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें बड़ा एमएचए की बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ी सीधी सी गाइडलाइंस है इस वक्त। एक तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी किसी की नौकरी को खत्म नहीं करेगा, नौकरी से नहीं निकालेंगे। दूसरे, जो सैलरी वाला पार्ट है वो पार्ट भी जो है उनको बियर करना पड़ेगा। थोड़ा किया, ज्यादा किया, ऐसी बातें कई जगह आ रही है कि भाई कुछ जगह ऐसी बात आ रही है कि भाई आप थोड़ा ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद आगे क्रम धीरे धीरे इसको ये करेंगे। ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। ये संकट सबके लिए है। जो इंस्टीट्यूशन जो है, जो प्रॉफिट में चल रहे थे, अगर 1 महीने या 2 महीने में ऐसा संकट आकर के जो है अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने से मना करते, तो वो ठीक बात नहीं है। वो देना चाहिए, उनको करना चाहिए, करना होगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को लेके, आपने जो आड़ती हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया ताकि उनको ये ईज ऑफ बिजनेस रहे, उनको आना ना पड़े, और उनकी एक्सटेंशन हो गई है। लेकिन फिर भी आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं? क्या फैसिलिटीज आपने उसके लिए प्रोवाइड की हैं? क्योंकि जैसा हमने बताया कि टूरिज्म के बाद अगर किसी का रोल है तो वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है हिमाचल में। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का सीजन, हमारा एग्रीकल्चर का सीजन जो है हमारा आजकल, एक तो फसल की कटाई का काम शुरू आजकल हो गया है, उस तो सुचारू रूप से चल पड़ा है, उसमें छूट दी गई है, उसमें वो ठीक प्रकार से काम हो रहा है। जहां तक दूसरा जो हमारा जितने प्रोडक्ट है, जैसे आज की तारीख में हमारे पास मटर का सीजन चला हुआ है, मार्केट में जा रहा है। अभी तो ठीक मार्केट भी मिल रही है, मार्केट में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब उस प्रकार की ज्यादा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ जगह बहुत बड़ा नुकसान हो, जैसे फ्लोरिकल्चर वालों का बहुत सब कुछ तबाह हो गया। 2 महीने में फ्लोरिकल्चर का इतना नुकसान हो गया कि जो बहुत बड़ा मतलब तबाही हो गई उसमें, क्योंकि फूल तो मार्केट में ही जाएगा। मार्केट जब बंद है और मार्केट में, होटल में जाएगा, मार्केट में जाएगा, जहां भी जाएगा, और सारी सोशल एक्टिविटीज बंद है, तो ऐसे में वो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में अभी जो चेरी का सीजन हमारा चल रहा है, तो चेरी के लिए उसके लिए हमने तैयारी की है, मार्केटिंग, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमने तैयार किया है, और उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि उसकी मार्केटिंग ठीक प्रकार से, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें ठीक प्रकार से होनी चाहिए। आगे हमने सारी चीजों को, एक एक चीज को मॉनिटर करने के लिए प्लान किया है। अभी गंदम आई है, गंदम की जो है उसकी प्रोक्योरमेंट जो है उसके लिए भी जो है वो हमने सारे प्लान किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जो 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग जो है आधारित है, निर्धारित रहते, उस पर बेस्ड रहता है। उनके बारे में जो है विशेष तौर से किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए, उनको जो मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सेंटर से भी किसी तरीके के किसी फिस्कल पैकेज की इस वक्त आपने कोई मांग की है या कोई उम्मीद रख रहे हैं आप? क्योंकि आपने कुछ फंड्स को रीयूटिलाइज करने के बारे में भी बात की, मनरेगा के फंड्स ऑलरेडी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, साथ में सड़कों का काम शुरू हो गया है, जो सड़कें बननी थी उनका निर्माण जो है वो शुरू हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी आपने एक्टिवेट कर दिया कि काम करना, जो भी काम होना चाहिए वो शुरू हो जाए वो किसी तरीके से। लेकिन क्या आप ये भी चाहते हैं कि कोई फिस्कल सपोर्ट या कोई फिस्कल पैकेज आपको सेंटर की तरफ से भी मिले? देखिए, इसमें एक बात तो मान करके चलिए, आपकी भी जरूरत तो सबको है, और स्वाभाविक रूप से इस दौर में जरूरत नहीं होगी तो कब होगी, बहुत बड़ा संकट है। फिर भी हमको इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि आखिरकार ये एक प्रदेश या 2 प्रदेशों का संकट नहीं है, पूरे देश का संकट है, पूरी दुनिया का संकट है। जहां से जिस दौर में प्रदेश गुजर रहा है उस दौर में देश भी गुजर रहा है। केंद्र हमारी मदद कर रहा है,
केंद्र ने हमारे किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है वो 2,000 रुपए किसानों के लिए दिया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनने गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, और उसके साथ साथ में जनधन के अंतर्गत जो है महिलाओं के खाते में 500 रुपए 3 बार जो है डालने का उसका प्रावधान साथ में जोड़ा। और उसके साथ साथ में और भी केंद्र से जो मदद हमको प्रदेश के लिए मिलती है, वो सारी मदद के रास्ते जो है केंद्र ने जो है वो खुले रखे हैं, दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है जहां मदद की उम्मीद है उसमें सभी प्रदेशों को है, और उसमें हमको भी है कि आने वाले समय में जो है और भी कुछ पैकेज की शेप में या कुछ न कुछ मदद हिमाचल प्रदेश को भी उसमें मिलेगी, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी हम भी भरपाई कर सके, और जैसे बाकी राज्य भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मांगने का विषय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सारी बातों से अच्छी तरह से अवगत हैं, और वो अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री कई वर्षों तक रहे हैं। प्रदेश की मुश्किलें क्या होती हैं वो अच्छी प्रकार से समझते हैं, और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होना चाहिए। जयराम जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जब आप मुख्यमंत्री बने, जब आपने स्टेट की कमान संभाली, आपने सोचा होगा एक तरीके से कि मैं अब हिमाचल प्रदेश को आगे कैसे लेकर जाऊंगा। क्या आपने कभी सोचा होगा कि इस प्रकार की सिचुएशन भी शायद आपको इसका भी सामना करना पड़े, और अब ये सिचुएशन आपके सामने है, ऐसी सिचुएशन जो शायद पूरी दुनिया ने नहीं देखी। तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि आपका आने वाला टाइम जो है किस तरीके की आपको कोर्स करेक्शंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हिमाचल को आगे भी लेकर जाना है, स्टेबलाइज भी करना है, तो इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं आप? ये सचमुच में बहुत हमारे साथ जो है, जिसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना ही किसी ने नहीं की थी, ना देश ने की थी, ना हमने की थी। और हमने अपना डेवलपमेंट का प्लान स्टेट का जो किया था, जो बनाया था, सारा रोड मैप बनाया था, उसमें बिल्कुल बाधाएं आई हैं, बड़ा संकट आया उस सारी चीज पर। और मुझे लगता है कि कोई भी आजाद भारत में कोई भी मुख्यमंत्री इस दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, और ना देश में कोई प्रधानमंत्री गुजरा होगा। ये इस प्रकार की परिस्थिति है जिसकी सचमुच में कल्पना नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब हालात थोड़ा सुधरेंगे, ठीक होंगे, हम कोशिश करेंगे सारी चीजें जो हमने सोची थी, जो प्लान की थी, उनको हम करने में कामयाब हो, उनको एग्जीक्यूट करने में हम सफल हो जाएं। और जो टारगेट्स हमारे थे, लक्ष्य थे हमारे 2022 तक के जो हमारे टारगेट थे, उन टारगेट्स को हम अचीव कर सके, ऐसी हम कोशिश करेंगे। जयराम जी, जब किसी चीज का सक्सेस होता है तब आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत आता है, क्योंकि सक्सेस के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश ने एक एग्जांपल सेट किया, साथ में ही सक्सेस की आपको कंग्रेचुलेशंस मिली है, लेकिन साथ में आपके ऊपर प्रेशर भी है, क्योंकि आपने उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर करना है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 नेटवर्क पे हमारे साथ शामिल होने के लिए, जयराम ठाकुर जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।